Hello everyone, welcome to Gurukul Agri. So as you all know that in the upcoming days we are going to see the notification by FCI and हम सभी इसका eagerly wait भी कर रहे थे, तो वो एग्ज़ाम आने ही वाला है, तो हम उसको जल्दी से मतलब नोटिफिकेशन ऑलमोस्ट अभी आ जाएगा लाइक कुछ दिनों में, तो आप उसको फिल भी करोगे एंड लाइक द वेरी बेस्ट विशेस टू यू फ्रॉम गुरुकुल एग्री। एंड अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारी जो पुरानी वीडियोज़ जो थी उसमें हमने जो है स्ट्रैटेजी कैसे हो, स्ट्रैटेजी बिल्ड कैसे करें, पेपर को क्रैक करने की जो टिप्स हैं या फिर सब्जेक्ट वाइज कितना वेटेज रहेगा, पेपर का पैटर्न कैसे होगा, क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, तो वो हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में कुछ काफ़ी हद तक डिस्कस कर भी चुके हैं और डेली बेसिस पे हम वो उसको साथ साथ जो टॉपिक्स करते जाएंगे तो हम आपको उसमें गाइड करते भी जाएंगे। तो आज आपका जो एक बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैं लेकर आई हूँ गुरुकुल एग्री के साथ, दैट इज़ बेस्ड ऑन दी बैक्टीरिया। सो चलो बैक्टीरिया के बारे में हम आज थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे कि हमें पता ही है कि माइक्रोस्कोपिक है बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोप से ही दिखता है, यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल होगा और प्रोकैरियोटिक कैटेगरी के अंडर ही फॉल करता है। तो बैक्टीरिया की अगर हम इंट्रोडक्शन जब भी हम पढ़ते हैं या बेसिक कंसेप्ट्स हम पढ़ते हैं तो वी ऑलवेज रीड दैट कि बैक्टीरिया जो एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज जो होती हैं वो नहीं होती, नहीं प्रेजेंट होती, और ना ही उसमें एक ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो इसीलिए हमने इसको प्रोकैरियोटा की कैटेगरी में रखा हुआ है। अगर हम 3 डोमेन क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जब भी हम मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करें और 3 डोमेन्स की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं, तो बैक्टीरिया जो है दैट इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट डोमेन, क्योंकि लिविंग बींग्स जो होते हैं हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरियोटा डोमेन में, 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम में। और जो यूकैरियोट्स होंगे उसमें बेसिकली वी इंक्लूड बैक्टीरिया, वी इंक्लूड प्लांट्स, वी इंक्लूड एनिमल्स एंड वी इंक्लूड ह्यूमन बींग्स एज वेल। तो जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया एक लार्जेस्ट डोमेन है 3 डोमेन सिस्टम में, और माइक्रोस्कोपिक है, यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली इसमें नहीं होती, न्यूक्लियस भी इसमें नहीं होता। सिंगल अगर होगा तो बैक्टीरियम ही हम उसको प्रोनाउंस करते हैं, जो कि निकला है एक एंशिएंट ग्रीक वर्ड बैक्टीरियन से, जिसका मतलब होता है केन। और अगर हम बात करें शेप की बैक्टीरिया की, तो जो बैक्टीरिया है, जो फर्स्ट बैक्टीरिया ऑब्जर्व किया गया था वो बैसिलाई था, और जो स्टडी होगी बैक्टीरिया से रिलेटेड उसे हम बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। तो जब भी हम स्टडी की बात करते हैं, फंगस होगा तो माइकोलॉजी होगा। तो इस तरह से अगर आप माइक्रोब्स की स्टडी कर रहे हो, माइक्रोबायोलॉजी है, डीएनए की स्टडी कर रहे हो, आरडीएनए टेक्नोलॉजी है, तो जिस तरह से अगर हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो उस स्टडी को हम बैक्टीरियोलॉजी ही बोलते हैं। अब आगे बात आती है इवोल्यूशन ऑफ बैक्टीरिया की, कि बैक्टीरिया इवॉल्व कैसे हुआ। तो कुछ कंसेप्ट्स इसमें आ जाते हैं कि बैक्टीरिया एक ऐसा जो है ऑर्गेनिज्म हम मानते हैं जो कि बहुत ही एंशिएंट, और जैसे यहाँ पर आपको दिख भी रहा है स्क्रीन पे कि अबाउट 4 बिलियन ईयर्स अगो जो है इस सबसे पहले जो लाइफ फॉर्म हुई अर्थ के ऊपर या प्लैनेट आप बोलो, दैट वाज द बैक्टीरिया ओनली। और कुछ साइंटिस्ट इसको ये भी मानते हैं कि ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ जो लाइफ है वो बैक्टीरिया से ही इवॉल्व हुई हैं। अगर हम एक हाइपोथर्मोफाइल की बात करें 2.5 से 3.2 बिलियन ईयर्स अगो, जो कि एंसेस्टर माना गया है बैक्टीरिया का या आर्किया का, वो आज भी प्रेजेंट टाइम पर हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम एंडोसिम्बायोटिक एसोसिएशन की बात करते हैं बिटवीन डिफरेंट बैक्टीरिया अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 2 बिलियन ईयर्स अगो, तो जो पहला प्रोटो यूकैरियोटिक सेल था जो कि ग्रेजुअली धीरे धीरे फिर यूकैरियोट्स में कन्वर्ट हो गया। हम ये आगे भी आने वाले जो हमारे लेक्चर्स रहेंगे जब हम बैक्टीरिया की और डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, देन आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस काइंड ऑफ इवोल्यूशन, कि किस तरह से जो पहले प्रोकैरियोटिक या सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म ही थे उनको फिर हमने यूकैरियोट्स हमने माना और हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन देखी। कुछ साइंटिस्ट इस थ्योरी को आज भी बिलीव करते हैं कि जो बैक्टीरिया था वो धीरे धीरे जो सिंगल सेल था फिर वो यूकैरियोट्स में कन्वर्ट हो गया।
चलिए आगे चलते हैं। इकोलॉजी हम बैक्टीरिया की डिस्कस करते हैं। इकोलॉजी मीन्स कि हैबिटेट कैसा होगा। अब अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो हमें सॉइल में, एयर में या वाटर में बहुत कॉमनली देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें एबायोटिक या बायोटिक कंपोनेंट्स की भी, तो बैक्टीरिया एसोसिएटेड है, चाहे वो फिजिकल कंपोनेंट्स हों, बिकॉज जो एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स हैं ये हमारे इकोसिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बैक्टीरिया इसके साथ डायरेक्टली एसोसिएट करता है। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी नेचर में पाए जाते हैं जो कि एक्सट्रीम इन्वायरमेंट पे आपको मिलेंगे। अब वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट क्या होगा, उसको हम एक्सट्रीमोफिलिक बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। एक्सट्रीम इन्वायरमेंट हो सकता है, अगर एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर होगा तो साइक्रोफाइल होंगे, एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर होगा तो थर्मोफाइल होंगे, एक्सट्रीम पीएच होगी तो एसिडोफाइल या अल्किलोफाइल्स होंगे। अब वो डिपेंड करता है, एसिडो होंगे तो एसिडिक पीएच होगी, अल्कलीफाइल होंगे तो अल्कलाइन पीएच होगी। अगर एक्सट्रीम प्रेशर होगा तो बैरोफाइल्स होंगे, एनॉक्सिक इन्वायरमेंट होगा तो एनारोबिक होंगे, डेजर्टिक कंडीशन होगी तो जीरोफाइल होंगे। कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो हाई रेडिएशन प्रोन एरिया में पाए जाते हैं या टॉक्सिक वेस्ट को एज अ सबस्ट्रेट मानकर ग्रो करेंगे। तो अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया को हम बोल सकते हैं कि ओमनी प्रेजेंट, ये आपको हर तरह के इन्वायरमेंट में देखने को मिल सकता है। अब हम आगे बात करते हैं बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की। तो बैक्टीरिया का जब हम स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं तो हमें ये चीज़ बहुत मतलब समझ लेनी चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि बड़ा सिंपल ही ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल है। तो कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का या प्रोकैरियोट सेल का नहीं होता। बाहर कैप्सूल प्रेजेंट होगा, आपको दिख भी रहा है, उसके अंदर एक सेल वॉल होगी जो कि एक मतलब प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है, शॉक से बचाएगी, सपोर्ट करेगी, शेप मेंटेन करेगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है जो फ्लूइड्स को या न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगी। अब न्यूक्लियोइड है, बिकॉज अगर हम बात करें डीएनए की, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होगा बैक्टीरिया का, तो वो भी जो है इसमें कॉम्प्लिकेटेड या कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। जो ये डॉट्स हैं ये राइबोसोम है, और जो प्लाज्मिड है दैट इज दी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में या फिर आरडीएनए टेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम इसमें टेलरिंग करके एंजाइम्स के साथ या फिर हम इसमें अपना नया जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस करके ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस कर सकते हैं। और जेनेटिक इंजीनियरिंग प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या डिजीज़ को मतलब रेजिस्टेंट करने के लिए हम तरह तरह के स्पीशीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये तो था बैक्टीरिया का इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपको जो दिख रही है दैट इज द फ्लैजिलम, ये किस में हेल्प करेगा, मूवमेंट में, ठीक है। और जो पाइलस होगा दैट इज़ प्रोवाइडिंग दी सरफेस, मतलब कि अटैचमेंट के लिए अगर बैक्टीरिया ने किसी दूसरे सरफेस के ऊपर जाकर जुड़ना है तो ये एक तरह की एडहियरेंस की प्रॉपर्टी जो होगी बैक्टीरिया को प्रोवाइड करता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी वेरी इजी इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ दी बैक्टीरिया। अब हम आगे डिस्कस करते हैं जो तरह तरह की बैक्टीरिया की शेप्स हो सकती हैं। तो शेप्स कैसे हो सकती हैं, तो सबसे पहले हम कुकाई शेप का बैक्टीरिया डिस्कस करने जा रहे हैं। कुकाई शेप कौन सी होगी, बेसिकली जो स्फेरिकल शेप होगी। अब दिस फर्दर स्फेरिकल शेप में भी बहुत सारे आगे फर्दर टाइप्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले होगा मोनोकोकाई, देन डिप्लोकोकाई, देन स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई, टेट्राड होगा एंड सार्सिने होगा। हर किसी के नाम से ये चीज़ें क्लियर हैं। अगर मोनो मीन्स वन, मोनो मीन्स वन, तो मोनोकोकाई होगा तो सिंगुलर स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया होगा। एग्जाम्पल इसमें माइक्रोकोकस ल्यूटियस आ जाएगी। डिप्लो मीन्स टू, मोनो मीन्स वन, तो दो स्फेरिकल बैक्टीरिया अरेंज होंगे पेयर में। तो एग्जाम्पल आपको दिख रही है, निजीरिया है, मोरेक्सेला है, स्ट्रेप्टोकोकस है। अगर स्ट्रेप्टो होगा, स्ट्रेप्टो माना चेन, लिखा भी है कि लॉन्ग चेन में ऑर्गेनाइज होगा, तो स्ट्रेप्टोकोकस है या फिर स्ट्रेप्टोकोकस अगैलेक्टी बैक्टीरिया हो सकता है या पायोजीन्स की स्पीशीज़ हो सकती हैं। अगर स्टेफाइलोकोकाई है तो वो इरेगुलर क्लस्टर्स की फॉर्म में आ सकता है, जैसे कि बंच ऑफ ग्रेप्स। आप अंगूर तो खाते हो, बंच ऑफ ग्रेप्स की अगर हम बात करें, वो जो गुच्छा होता है, हर मतलब जो अंगूर एक दूसरे अंगूर के साथ चिपका होता है, दैट इज़ दी इरेगुलर काइंड ऑफ। तो बंच ऑफ ग्रेप जैसी जो शेप होगी स्टेफाइलोकोकाई में आ जाएगी। स्टेफाइलोकोकस यूरियस इसकी एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं। अगर हम टेट्राड की बात करें, टेट्राड, टेट्रापैक 4, ग्रुप ऑफ 4 कोकाई, एरोकोकस। अगर हम सार्सिने की बात करें तो ग्रुप ऑफ 8 पेयर में होगा, ग्रुप ऑफ 8 में, तो एग्जाम्पल इसमें आ जाती है सार्सिने की,
ठीक है। उसके बाद हम दूसरी शेप को जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ दी बेसिलाई। अभी हमने कोकाई शेप डिस्कस किया, उसके बाद है बेसिलाई शेप। जो बेसिलाई शेप होती है दैट इज़ बेसिकली दी रॉड शेप बैक्टीरिया। ठीक है, अब इसके भी आगे फर्दर जो है कुछ अरेंजमेंट्स हैं, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा मोनोबैसिलाई माना एक, डिप्लो मीन्स 2, स्टेप्टो मीन्स बिल्कुल सिमिलर है, ये होगा चेन की फॉर्म में। ठीक है, पैलिसेड फेंस लाइक फॉर्म होगी। कोकोबैसिलाई जो कि राउंडेड एंड्स भी हो सकती हैं बैसिलाई की, या फिर ओवल शेप्स भी हो सकती है। ये बैसिलाई राउंडेड एंड्स हो गई इसकी। ठीक है, तो अलग अलग हमने इसकी आगे फर्दर हम एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। मोनो है तो बिल्कुल सिंगल होगा, साल्मोनेला आ गया। डिप्लो में आ गया तो मोरैक्जेला स्पीशीज़ आ जाएगी। स्टेप्टो अगर चेन में आ गया तो स्टेप्टोबैसिलस मोनिलिफॉर्म है। पैलिसेड है फेंस की फॉर्म में आ गया। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग बैक्टीरिया है जो डिप्थेरी कॉज करता है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया कॉज करता है। कोकोबैसिलाई की अगर हम बात करें तो इसमें हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा आ जाता है और कैलमेडिया स्पीशीज़ आ जाती हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को ये आगे बहुत ज़्यादा फिर स्प्रेड कर सकते हैं। आगे फर्दर अगर हम शेप्स के बारे में ही डिस्कस करें तो अगली शेप जो आ जाती है दैट इज़ दी स्पाइरल। लॉन्ग हेलिकल शेप्स हो सकती है, ट्विस्टेड बैक्टीरिया हो सकते हैं, बहुत कॉमन स्पाइरोचीट्स इसमें आ जाती हैं। उसके बाद आ गया कॉमा शेप। ठीक है, कॉमा शेप जो होगी इस तरह की विब्रियो स्पीशीज़ बड़ी कॉमन इसकी एग्जांपल हो सकती है। अब फर्दर अगर हम बात करें और भी हैं, फिलामेंटस शेप है, स्टार शेप हो सकती है, अपेंडेज या बडिंग फॉर्म में बैक्टीरिया जो है ग्रो कर सकता है। प्लियोमॉर्फिक मतलब शेप चेंज हो जाती है समहाउ, चाइनीज़ लेटर जैसी हो सकती है, लोब्ड शेप हो सकती है, स्टॉक जैसा पतला सा हो सकता है, या शीद। तो ये सारी की सारी जो शेप है उसके अगेंस्ट में मैंने एग्जांपल भी यहाँ कोट किया है। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि शेप हमें दिखेगी कैसे। शेप तो हमें माइक्रोस्कोप में दिखेगी, बिकॉज क्योंकि जो बैक्टीरिया है हम उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, नेक्ड आई से विजिबल वो नहीं होगा। तो हमें उसको अगर देखना है तो हमें उसको माइक्रोस्कोप के अंडर ही ऑब्जर्व करना होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये आप अगली जो आप स्लाइड देख रहे हो इसमें बहुत अच्छे से देखो, आपको हर एक शेप की मैंने फ़ोटो भी लगाई हुई है। जैसे कोकस स्फेरिकल है, डिप्लो मोनो है, डिप्लो स्टेफाइलो चेन आ गया, स्टेप्टो है, सार्सिने है, टेट्राड है मतलब 4 का, ये अलग और है। फिलामेंटस में देखा हमने, स्पाइरोचीट है, हेलिकल है, क्लब है, विब्रियो कॉमा शेप में आ गया, बेसिलाई आ गया, अपेंडेज फॉर्म में भी बैक्टीरिया जो है एग्जिस्ट कर सकता है। तो इस तरह की अगर आप शेप देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, जो है बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप के अंडर हम विजुलाइज कर सकते हैं। अब हम अगर बात करते हैं बैक्टीरिया के साइज़ की, क्योंकि पहले हमने शेप डिस्कस की तो अब हम साइज़ डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली जो साइज़ है वो 0.2 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक वेरी कर सकता है, क्योंकि माइक्रोस्कोप के अंडर ही हम बैक्टीरिया को विजुलाइज कर सकते हैं। अब ये शेप वाइज बैक्टीरिया का साइज़ दिया हुआ है। अगर कोकाई होगा 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, बेसिलाई होगा 1 to 5 माइक्रोमीटर लेंथ होगी, और डाया होगा 0.5 से 1 माइक्रोमीटर का। स्पाइरोचीट्स होंगे तो 20 माइक्रोमीटर की लेंथ होगी, और डाया कितना होगा 0.1 से 1 माइक्रोमीटर का। और अब जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की अगर हम बात करें दैट इज़ दी बेसिलाई स्पीशीज़। पेलिगी बैक्टर यूबिक हो सकती है जिसकी लेंथ होगी 370 से 890 nm, और डायमीटर कितना होगा 120 से 200 नैनोमीटर। अगर स्मॉलेस्ट कोकाई शेप की बात करते हैं दैट इज़ दी स्फेरिकल शेप, और बेसिलाई विच शेप इट इज, दिस इज दी रॉड शेप। So the very common example is Mycoplasma with a diameter of 200 to 300 nanometer, and the another one is the largest bacteria, that is the Thiomargarita with a diameter of 0.75 mm. So these are all the different sizes of the bacteria according to their shapes कि उनका डायमीटर कितना होगा और उनकी साइज़ कैसे होगा। तो ये अगर आप माइक्रोस्कोपी के अंडर आप देखना चाहते हो, जैसे हमने डिस्कस किया जो नेक्ड आई से हमें दिख सकते हैं माइसीलिया, बिकॉज 100 माइक्रोमीटर टू सेवरल मीटर्स इसका साइज़ जो है वेरी कर सकता है। बट अगर हम बात करें इतना हिस्सा जो ये है, ये हमें बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक के प्रोसेस से देखना होगा। माइक्रोस्कोप में भी व्हाट वी कैन यूज़ light microscope, and if we want to see the structure of viruses
देन इन दैट केस हमें ऐसा माइक्रोस्कोप चाहिए जिसकी रिजोल्यूशन जो है बहुत हाई हो और उसकी मैग्नीफिकेशन भी बहुत हाई हो। तो उस केस में हम लाइट माइक्रोस्कोपी भी यूज़ नहीं करते, उस केस में हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में सोर्स क्या रहता है, सोर्स रहेगा इलेक्ट्रॉन, तो वो हाई रिजोल्यूशन और हाईली मैग्नीफाइड इमेज हमें दे सकते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, तो बेसिकली बैक्टीरिया जो हो सकता है, बड़ा एक ईजी तरीका है बैक्टीरिया को क्लासीफाई करने का, दैट इज़ द डिफरेंशियल स्टेनिंग भी इसको बोलते हैं, ग्राम स्टेनिंग, लाइक विच वाज डिस्कवर्ड बाय सर हैंस क्रिस्टियन ग्राम इन the 18th century. So basically according to this differential staining, what we have two different categories of bacteria. Number one is the gram positive and number two is the gram negative. So if we talk about the gram positive bacteria, then how this bacteria is different from the gram negative in terms of the components which are present in the आउटर जो सेल वॉल के जो कंपोनेंट्स हैं उसके बेसिस पे डिफरेंस होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का। जो बैक्टीरिया जिनके पास थिक पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर होगी वो क्या करते हैं, जब हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं, बिकॉज ग्राम स्टेनिंग एक एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं और हम डिफरेंट एजेंट्स यूज़ करते हैं। एजेंट्स लाइक हम डाई यूज़ करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम पहले हमने एक डाई की एडिशन करनी है, स्टेनिंग कर रहे हैं ना, उसके बाद हम फिर इसमें इथेनॉल भी डालेंगे, फिर हम ग्राम आयोडीन की भी एडिशन करते हैं हर डिफरेंट स्टेप पे। फोर्थ स्टेप में जो होगा हम प्राइमरी स्टेन यूज़ करेंगे, दैट विल बी दी सैफ्रेनिन। तो हर स्टेप में करने के बाद जब एंड पे आप माइक्रोस्कोप में रिजल्ट्स को विजुलाइज करते हो तो कलर के बेसिस पे व्हाट वी कैन डू, वी कैन डिफरेंशिएट दी कैटेगरीज ऑफ बैक्टीरिया। सो द होल स्टोरी इज बेस्ड ऑन दी contents which are present in the cell wall. The gram positive bacteria, they are having the thick peptidoglycan layer, so what they can do, they can retain the color of the first dye. So what would be the first dye? The very first dye we'll be using the crystal violet. अब जो रिटेन कर लेंगे क्रिस्टल वॉयलेट, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के जो मेम्ब्रेन है, हम डायग्रामेटिकली भी इसको समझने की कोशिश करेंगे, थिक मेम्ब्रेन होगी तो वो अंदर से कोई चीज़ बाहर ट्रांसपोर्ट नहीं करने देगी, तो कलर जो होगा पॉजिटिव कलर वॉयलेट कलर को रिटेन कर लेगी, तो हमें वो वॉयलेट कलर के ही सेल विजुलाइज होंगे। एग्जाम्पल में आप स्टेफाइलोकोकस कोट कर सकते हो। इन कंपैरिजन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दे हैव वेरी थिन कंटेंट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, सो व्हाट दे कैन डू, जो क्रिस्टल वॉयलेट होती है वो इसके सेल वॉल में रिटेन नहीं हो पाती, वो जो होती है रिमूव हो जाती है। और बट जो काउंटर स्टेन मैंने आपको बताया, जो लास्ट स्टेप में हम सैफ्रनिन यूज़ करेंगे, ये उस कलर को रिटेन कर लेते हैं, तो ये हमें पिंक कलर के विजुलाइज होते हैं, क्योंकि सैफ्रनिन का कलर कौन सा होता है, पिंकिश रेड। What is the color of saffronin? Pinkish red. And the color of the crystal violet is violet. तो जो ग्राम पॉजिटिव होंगे वो हमें पर्पलिश कलर के दिखेंगे माइक्रोस्कोप में, और जो ग्राम नेगेटिव होंगे वो हमें पिंकिश रेड कलर के दिखेंगे। और आप एग्जाम्पल की तरफ इसे कोट कर सकते हो, सर्शिया है, साल्मोनेला, शाइगेला, निसेरिया, क्लैप्सेला, प्रोटियस, यू कैन कोट सुडोमोनास, एंटीरियोबैक्टर एंड सिट्रोबैक्टस, और बहुत सारे और भी बैक्टीरिया आप लिख सकते हो। अब ये टेबुलेटेड डिफरेंस है, जो पॉजिटिव हैं क्रिस्टल वॉयलेट को रिटेन कर लेते हैं, नेगेटिव नहीं कर पाते तो वो प्राइमरी स्टेन को रिटेन करेंगे। पॉजिटिव की थिक सेल वॉल है, नेगेटिव की थिन है। अब थिक सेल वॉल का मीनिंग क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर थिक होगी, म्यूकोपेप्टाइड कंटेंट ज़्यादा होगा, नेगेटिव में कम होगा, मीजोजोम प्रेजेंट होंगे पॉजिटिव बैक्टीरिया में और नेगेटिव में एब्सेंट होंगे। ऐसे ही फिम्बरी पॉजिटिव में एब्सेंट है बट नेगेटिव में प्रेजेंट होगी। तो दीज आर द डिफरेंट द पॉइंट्स। अब जब हम डिटेल में बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डायग्रामेटिकली, देन अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट this tabulated features of the gram positive and negative bacteria in the detail. Now the classification of bacteria based on the requirements of the oxygen. Like we people, what we need to respire? We need oxygen, because oxygen नहीं होगा तो हमें क्या होगा, जैसे अभी कोविड का सिनेरियो था, तो जब
शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ विटनेस की गई थी। क्यों? क्योंकि लंग्स जो हमारे जो पंप करते हैं ऑक्सीजन, समहाउ अगर वो इफेक्टेड होंगे तो हमें जो ब्रीदिंग इश्यूज आ सकते हैं। तो अगर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हमारी पूरी नहीं होगी तो फिर हमें क्या होता है, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन नेबुलाइजर या वेंटिलेटर्स के थ्रू अपने ऑक्सीजन को पूरा करना पड़ता है, नेबुलाइजर पंप के थ्रू। The similar way, the bacteria is also in a dire need of oxygen to grow. So according to this kind of category, requirement of oxygen, we can classify bacteria into 3 different types. The very number one, the concept of aerobic bacteria. Definitely it's very clear from the name aerobic, which they respire aerobically and they can't survive without oxygen. What they need oxygen for their survival, and the very common example is Pseudomonas species. The facultative aerobes. अब facultative aerobes मतलब condition based, survive कर सकते हैं low oxygen level पे, और somehow अगर ऑक्सीजन नहीं भी होगी तब भी survive कर सकते हैं। तो माइक्रो एरियोफिल्स को आप इसमें लिख सकते हो। Very common example is E. coli, and the third category is the एनएरोबिक बैक्टीरिया, स्ट्रिक्टली एनएरोबिक, जो कि एनएरोबिक कंडीशन में ही ग्रो करेगा, ऑक्सीजन के बिना ही ग्रो करेगा। दे कांट सर्वाइव इन एन ऑक्सीजन रिच। अगर ऑक्सीजन मिल जाएगी इनको तब ये ग्रो नहीं करेंगे। एनएरोबिक के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस के बिना ही ये ग्रो कर सकते हैं। और एग्जाम्पल है क्लॉस्ट्रीडियम स्पीशीज, क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस। तो ये कैटेगरी जो है डिफरेंट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस्ड थी। अब आती है अगली कैटेगरी, द कैटेगरी विच इज़ लाइक बेस्ड ऑन द टेम्परेचर। अब साइक्रोफाइल, मीजोफाइल और थर्मोफाइल, 3 डिफरेंट कैटेगरीज होती है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन की स्लाइड में भी ये चीज़ बताई थी। साइक्रोफाइल हो सकते हैं जिनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होगा, 15 डिग्री या फिर इससे कुछ बिलो हो सकता है। मीजोफाइल कैटेगरी में कौन सी है जिसकी ऑप्टिमम ग्रोथ की रिक्वायरमेंट हो सकती है 15 to 45 डिग्री सेल्सियस। और इसमें बेसिकली ज़्यादातर पैथोजेनिक बैक्टीरिया, पैथोजेनिक के नाम से आप क्या समझते हो, जो डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो ई कोलाई। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि अगर हम नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा की बात करें तो आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए कि मैम ई कोलाई तो हमारी बॉडी में वैसे भी होता है, तो वो नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा भी है, बट देयर इज़ अ कंडीशन अप्लाई। कुछ अगर आप कभी कोई प्रोडक्ट बाय करते हो, वहाँ लिखा होता है ना ऑफर मे वेरी, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। तो इसी तरह से जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं तो ई कोलाई हमेशा ही हमारे लिए पैथोजेनिक नहीं होगा, कंडीशन बेस्ड रिएक्ट करता है। अगर इसको कंडीशंस ऑप्टिमम मिलती रहेंगी तब तो ये फ्रेंडली बैक्टीरिया, बट अगर इसके ऑप्टिमम टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर अगर वेरी कर जाता है बॉडी में भी, तब ये डिजीज़ कॉज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद तीसरी कैटेगरी आ जाती है थर्मोफाइल। तो नाम से ही क्लियर है, जिनका ग्रोथ का टेम्परेचर कितना रहता है, मोर देन 45 डिग्री सेल्सियस। और डिफरेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग डिफरेंट आप बैक्टीरिया के नेम को लर्न कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लैजिला। तो फ्लैजिला मैंने आपको बहुत पहले ही जो इनिशियल इंट्रोडक्शन स्लाइड डिस्कस की थी, तो मैंने आपको बताया भी था कि जो फ्लैजिला होता है बेसिकली वो मूवमेंट के लिए हेल्प करता है बैक्टीरिया को। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि फ्लैजिला का नंबर कितना प्रेजेंट होगा भी कि नहीं होगा। अगर नहीं होगा प्रेजेंट तो दैट वुड बी दी एट्राइकस बैक्टीरिया, जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट ही नहीं होगा, लैक्टोबैसिलस। अब मोनोट्राइकस, मोनो मीन्स 1, सिंगल, तो आपको दिख रहा है पोल पे एक ही फ्लैजिला है। अब ये या तो इस पोल पे होगा या फिर इस पोल पे होगा, पर होगा एक ही, 1 फ्लैजिलम एट 1 पोल। ठीक है, एग्जाम्पल में विब्रियो या फिर कैम्फाइलोबैक्टर स्पीशीज को आप कोट कर सकते हो। द वेरी नेक्स्ट इज दी लोफोट्राइकस। अब लोफोट्राइकस मतलब होगा तो एक एंड पे, पर एक नहीं होगा, मल्टीपल हो सकते हैं। अब वो मल्टीपल 2, 3, 4 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है या तो इस पोल पे होगा या इस पोल पे होगा, बट एक ही पोल पे होगा और मल्टीपल होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में आप कोट कर सकते हो, स्पाइरुलम है, हेलिकोबैक्टर है या फिर स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस है। उसके बाद अगली कैटेगरी आ जाती है पेरिट्राइकस। अब पेरी, ठीक है, चारों तरफ पूरे होल सरफेस पे फैले होंगे, फ्लैजिला फैला होगा, तो मल्टीपल फ्लैजिला हो सकते हैं, सारी डायरेक्शंस की तरफ वो मतलब प्रोजेक्ट करता है। तो आप इसमें एग्जांपल हम कोट कर सकते हैं, ई कोलाई, क्लैप्सिला, प्रोटियस, साल्मोनेला, टाइफिकी, मतलब पूरे चारों तरफ उसके पूरे होल बॉडी सरफेस के ऊपर स्प्रेड किया होगा और हर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करता है।